नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर जीत के लिए राजनीतिक दलों की कसरत तेज है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा फोकस है। उपचुनाव के लिहाज से जहां कई मंत्री प्रवास कर चुके हैं, तो वहीं उपचुनाव संयोजक आदित्य कोठारी भी कई दिनों का प्रवास कर देहरादून वापस लौटे हैं। इस दौरान कोठारी ने कहा कि दूसरे चरण का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है और पार्टी ने केदारनाथ में 30,000 सदस्यों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल का हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे। और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूज का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है। मॉनसून खत्म होने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा दोबारा से शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं साथ ही यात्रियों से आग्रह किया कि डॉक्टर से परामर्श कर ही चारधाम की यात्रा करें। चार धाम में दर्शनार्थियों की संख्या जो है 2024 तक यमुनोत्री में 6,12,161, गंगोत्री में 7,01,72, केदारनाथ में 11,92,894, बद्रीनाथ में 10,24,892, हेमकुंड साहब में 1,77,480। चार धाम में ये कुल यात्रियों की संख्या जो है 47,599 की संख्या हमारे पास है। और हम ये आग्रह करेंगे कि डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद अपना जो हेल्थ है वो निश्चित रूप में ठीक होनी चाहिए। तो हेल्थ का रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद हमारी चारधाम यात्रा में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था। महिला कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। वहीं मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नाराजगी जताते हुए कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि बीजेपी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं जो महिलाओं के हित में सोचती है। वहीं ज्योति रौतेला ने पलटवार करते हुए कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो महिला होकर भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देख नहीं पा रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मुद्दे यदि इतने ही प्रभावी होते तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव अपने आप में सब कुछ कहता है। और रही बात की महिलाओं के प्रति, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो महिलाओं को महत्व देती है, महिलाओं के हित में सोचती है, महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाओं को सम्मान देती है, महिलाओं को राष्ट्रपति बनाती है, महिलाओं को वित्त मंत्री बनाती है, महिलाओं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, महिलाओं को विभिन्न आयोगों में दायित्व देते हैं, महिलाओं को पार्टी संगठन में दायित्व देते हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे एक ही महिला या एक ही परिवार से जुड़ी महिला का वर्चस्व नहीं है। यहाँ हर परिवार से जिस महिला में योग्यता है और जिस महिलाओं को योग्यता के लिए पार्टी के किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है और उसको बढ़ाने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को हर प्रकार से सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाती है। क्योंकि महिला हो सकता है कि जो हमारी रेखा जी है, उनको जो हमारे पूरे प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही है, दुराचार अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है, उनको मुद्दा नहीं लग रहा हो, क्योंकि वो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि वो एक महिला है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह की आज हालात हमारे प्रदेश के में है, हिमालय राज्यों में 9 राज्य हैं, 9 राज्य में उत्तराखंड
पहला प्रदेश बन चुका है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार और दुराचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अगर रेखा आर्य जी को ये मुद्दा नहीं लग रहा है तो इसीलिए शायद वो चुप बैठी हुई है, और उनको मैं बोलती हूँ कि उनको तो हमारे साथ खड़ा होकर आज अपनी सरकार के खिलाफ उन बच्चों की न्याय की मांग करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि भाजपा के लोग बलात्कार जैसे केसों में सम्मिलित हैं तो शायद उनके लिए मुद्दे नहीं है। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है उसी तरह पटाखा कारोबारी अपने कारोबार को फैलाने में लगे हैं। देहरादून में भी देखा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से पटाखे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण अक्सर बड़े धमाके होते हैं, आगजनी की घटनाएं भी पेश आती रही हैं। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने कहा कि हमारे मुख्यालय और एसएसपी ने निर्देशित किया है कि अवैध रूप से पटाखे के कारोबार करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाए। ये हम लोगों के हेडक्वार्टर से निर्देश आ चुका है, हमारी तरफ से भी जारी हो चुका है, और एसएसपी साहब ने भी अपने समस्त थानाध्यक्षों को बोल दिया है कि जो लाइसेंसी हैं उनको देख लिया जाए, उनको चेक कर लिया जाए, जो भी सुरक्षा में कमियां हो उसको पूर्ण करा ली जाए, और जिनके पास जो है लाइसेंस ना हो जो है उनको सीज कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय एमएलए संजू डोभाल ने सीएम का आभार प्रकट किया। इस दौरान यमुनोत्री विधायक ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाया जाएगा और इसकी पहली किस्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है, और जो भी चीजें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है, बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। वहीं विधायक के धरने की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बीजेपी विधायक के धरने की सूचना मिलते ही जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। द्वारा माने विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी ने मिलकर जो समस्याओं से अवगत कराया, जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं उनमें से एक है कि पहले जो है आईटी द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो जरूरत है वो एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबके लिए ओपन स्पेस की जरूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर इन समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है निस्तारण हो। दूसरी जो समस्या बताई गई वो है कि बोट हाउस क्लब जो है वो सरकारी भूमि है, इरिगेशन की भूमि है, लेकिन आईटी वालों के कब्जे में है। तो इसका भी विरोध जो है स्थानीय नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनके की तानाशाही रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष है और काफी समय से ये समस्या चल रही है। मीडिया के द्वारा आपको अंदर जाने से रोका जा रहा है। मैं कहूँगी ऐसा क्या दिक्कत है कि आईटी में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो आईटी अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोगों अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें और उसके बाद लोगों अंदर जाने दें ताकि लोग अंदर जा सके, बोल सके, अपने मेहमानों को घुमा सके और पर्यटन स्थली है तो लोग घूमे। तो ये आज जनता की रात के लिए बना दिया है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। चाबी 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 इब कहने जितानी। आज किसे गीत गावे है चाबी के? ये चाबी वाला ना काम इसे कर रखे हैं कि उनका गीत गान का जिक्र जा है। ईसा क्यों हुआ? हे बेबे, हम आशा वर्कर दिन रात मेहनत करा सा और माने दे जमा थोड़ा सा मिला है। हमने अपनी आवाज ठान खातर खूब धरने प्रदर्शन करे पर किसे सरकार ने हमारी ना सुनी। ओहो,
पर ई दुष्यंत ने यो वादा करया से जे हम चाबी के निशान वाले बटन ने दबा के जेजीबी की सरकार बनवाएंगे तो वो हम आशा वर्कर की और आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह 21,000 रुपए महीना करेगा। ये ताऊ का ही दूसरा रूप है, जो कया है वो करेगा भी। जब बे तो दुष्यंत ने हमारे हित की सोची, ई 5 अक्टूबर ने वोट देती आना, हम उसके हित की सोचेंगे। और बता किसा है ससुराल तेरा? सब चोखा है माँ। मैंने इस छोटी दौरे से बेहतर कितने फोन करे पर ये जिबे काट दे थी। ओहो, नींद में थी, गलत बटन भी दब जाया करे कदे कदे। सुन ले राजकुमारी, 5 तारीख ने नींद में गलत बटन ना दबा दिए। ना ना, बटन तो बीजेपी का ही दबेगा। पूछो क्यों? अरे जिसने तेरे ब्याह के पीछे दिए वो तने कॉलेज में जाने में स्कूटर भी देंगे, है ना? भरोसा से माँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से शराब की दुकान में ओवर रेटिंग की बात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकानों पर छापा मारा गया और जुर्माना भी लगाया गया। देहरादून में नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। नियोजन विभाग में मैं कुछ रिसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़। देवभूमि में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत बागेश्वर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही जिन दुकानों के बाहर साफ सफाई पाई गई वहां दुकानदारों को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गुलाब का फूल देकर मनोबल बढ़ाया गया। देश में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। सोसाइटी ने शहर के उन दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जिन्होंने अपने यहाँ साफ सफाई रखी थी। दुकानदार भी सोसाइटी की इस पहल से काफी उत्साहित दिखे और इस पहल की जमकर तारीफ की। ये स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर स्वच्छता का संदेश पूरे जनपद में दे रही है। हमारे द्वारा गांधीगिरी का कार्यक्रम भी किया गया जिसके तहत हमने मार्केट में जाकर के विभिन्न दुकानदारों को जागरूक किया है और उनको जिन लोगों ने स्वच्छता रखी थी उनको गुलाब दे करके उनका प्रोत्साहन किया है। उसके अतिरिक्त जनपद के समस्त जगहों पे हम स्वच्छता अभियान को लगातार चला रहे हैं। इसके अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने टेंटों में जाकर गरीब लोगों को भोजन सामग्री और कुछ बर्तन भी दिए और टेंटों में रह रहे बच्चों से बातचीत भी की। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर की ओर से स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा चल रहा है इसके अंतर्गत आज ये जंगल के समीप जो यहाँ पर मजदूर वर्ग हैं इन लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर द्वारा हाइजीन किट और बर्तनों का एक सेट उपलब्ध कराया गया। और क्योंकि ये मजदूर वर्ग के हैं और छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और मैं इन लोगों के भविष्य की शुभकामना करता हूँ। पूरे रेड क्रॉस लगातार अपना ये कार्यक्रम जब से 23 जून से चला इसमें लगातार 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसमें लगातार वो भी इसमें स्वच्छता पखवाड़ा एवं अन्य जन सेवा में जो कार्य होते हैं उसको करते हैं। उसी के तहत आज हमने यहाँ पर जो
गरीब जनता में कुछ लोगों को जो राहत किट एवं अन्य सामग्री वितरित की और यहाँ पर सेवा पखवाड़ा का भी आयोजन किया। बहुत बढ़िया करके ऐसा लग रहा है वो स्कूल जाता है। स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM के 10 साल पूरे होने के तहत 17 सितंबर से शुरू किया गया था और ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन खत्म होगा। इस मिशन का लक्ष्य बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए जनता टीवी।